ओम शांति। कल भी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और उसके बाद पहले दिन स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी शाम को सुना आपने। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू aspects of their personality, and so in order to manage the self, knowing yourself is very important, that you are a spiritual being and not just a physical being. Two things, one is the physical being and the other is the spiritual being. And in that you saw that there were two aspects, the innate and the acquired. Innate is what we call as the soul or Atma or spirit, which is the essence of values, which is a point of light, a spiritual energy, which has three faculties, the mind, the intellect, and the sanskars or subconsciousness, which forms the personality of a person. And there is another self which is known as the acquired self. Acquired self is the ego, the role, the image, the possession, skills. Whatever I acquire after coming to this world, we know about the acquired self very well, but hardly do we know about the spiritual self, the point of light, the energy. And so knowing that we are a spiritual being and not just the physical being is quite important for us. Knowing that you are the creator of your own thoughts and feelings. कल आपने तीन फैकल्टीज जो देखी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड पर्सनालिटी, मैं समझती हूं सभी ने ये हायर सेल्फ के ऊपर देखा, राइट? We all saw this yesterday? No. So, mind, intellect and sanskar or personality. Mind is what imagines, thinks, forms ideas, feels, desires, emotions. All are generated here in the mind. जो कई बार कई लोग समझते हैं कि भाई हार्ट में इमोशंस, फीलिंग्स ये सब पैदा होता है. लेट मी क्लैरिफाई कि हाँ, मेडिकली पीपल हैव, व्हेन दे हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल आइडेंटिटी, द स्पिरिचुअल बीइंग, सो व्हाट दे सेड वाज, ब्रेन जो है वो थॉट जनरेट करता है और हार्ट जो है वो इमोशंस एंड फील करता है. लेकिन when we understand the spiritual being very well, then we come to know it is the mind which plays this important role. Heart is just like a pump, water pump जैसे होता है, जिसका काम है पंपिंग करना पानी का. इसी प्रकार ये खून का पंपिंग करता है. तो इट्स अ फिजिकल ऑर्गन. तो फिजिकल ऑर्गन फील करे या इमोशंस जनरेट करे, ये नहीं होता है. इट इज द माइंड दैट फॉर्म्स आइडियाज, थिंग्स, फील्स, इमोशंस उसके अंदर जनरेट होते हैं, डिजायर्स उत्पन्न होती है, ये सब माइंड करता है, मन. इसीलिए कहते हैं मन बड़ा चंचल है. कल भी आपने इसीलिए मन के ऊपर देखा खास करके कि मन की शक्ति व्यक्ति के पास कितनी है और किस क्वालिटी के थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिस कारण फीलिंग्स भी उस प्रकार से उत्पन्न होती है. हाँ, 4 प्रकार के विचार देखे आपने. 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स. हाँ, विच आर द 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट. ये 4 प्रकार के विचार आपने कल देखे. अब जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं, तो मनुष्य का मन जो है ये क्रिएटर है. इट इज द क्रिएटर ऑफ थॉट्स. सारे विचार यहां उत्पन्न होते हैं मन के अंदर. और मन के अंदर जब ये विचार उत्पन्न होते हैं, उसके बाद वो पास होते हैं इंटेलेक्ट के पास.
जो डिसाइड करता है, रीजन करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड करता है हर विचार को। और हर विचार को वो अंडरस्टैंड कैसे करता है, तो यहां पर विजडम है, बहुत पावरफुल चीज है। यहां पर थॉट एनर्जी है, थॉट एनर्जी। और ये थॉट एनर्जी इतनी पावरफुल चीज है कि व्यक्ति जो सोचे वो हासिल कर सकता है। किस प्रकार मनुष्य ने अपने विचारों का प्रयोग किया हुआ है चीजों के ऊपर, हम टेलीपैथी के माध्यम से भी उन्होंने रिजल्ट्स देखी है और कई सारी बातें उन्होंने रिसर्च भी की हुई है। तो थॉट एनर्जी ये इतनी पावरफुल चीज हमारे पास है, यहाँ इतनी पोटेंशियल है अंदर में कि साइंटिस्ट ये बताते हैं कि हम सिर्फ अपना मन की पोटेंशियल 15% ही यूज करते हैं, 85% हम अपनी मन की पोटेंशियल वेस्ट करते हैं, वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स में, और सिर्फ 15% यूज करते हैं। और इसलिए मानसिक पोटेंशियल सारी ड्रेन हो जाती है। और जितनी ड्रेन हो जाती है तो फिर यहां जब आते हैं तो इंटेलेक्ट को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, वीक थॉट्स। तो विजडम है यहां पर, इसलिए दूसरे शब्द में इंटेलेक्ट को कहा जाता है विवेक। कई बार कहते हैं मैंने सोच लिया है लेकिन मेरा विवेक अभी तक मानता नहीं है। No, so we have thought upon it, but still the intellect is not giving a decision कि yes, I should go ahead with it. विवेक मना करता है, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं कॉन्शियस, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, या जिसको कई बार आध्यात्मिक लैंग्वेज में, रिलीजियस लैंग्वेज में कहते अंतरात्मा का आवाज, जो मना करता है, रोकता है, क्योंकि इसमें विजडम समाई है। और उसके बाद जब वो पास होता है कर्म में, तो कर्म में आने के बाद वो एक छाप छोड़ देता है, इंप्रेशन छोड़ देता है, जिसको हैबिट्स कहते हैं, टेंडेंसीज कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं, टैलेंट्स कहते हैं। मेमोरी में सब रिकॉर्ड हो जाता है, जो एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। और एक्सपीरियंसेस के साथ साथ वो रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एक्शन। हमारे भीतर इतनी ब्यूटीफुल एक फाइलिंग, एक ऑफिस है, और उसमें फाइल्स इतनी अच्छी तरह मेंटेन होती है कि अगर बचपन का कोई रिकॉर्ड आपको चाहिए मिल जाएगा। हाँ, 25 साल पहले कोई घटना हुई हो और उसको याद करना हो आपको, कितना टाइम लगेगा? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। ऑफिस में एक फाइल 25 साल पहले की ढूंढनी हो तो हाँ मिलेगी नहीं, फाइल ही गायब हो जाएंगे। लेकिन यहां देखो, गॉड्स क्रिएशन इज सो वंडरफुल कि जिसको इंसान कभी समझ नहीं पाया कि वो रिकॉर्ड्स 25 साल पुराने भी एक सेकंड में बाहर निकलते हैं, और उस समय क्या डायलॉग चला था वो भी मालूम है ना? ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, इसने ये किया था, ऐसा नहीं किया था। वी कैन पॉइंट आउट इमीडिएटली क्या कहा था और क्या किया था। ये हमारे भीतर इतनी ब्यूटीफुल ऑफिस है जिसका सारा रिकॉर्ड सब कॉन्शियसनेस में स्टोर होता है। सब कॉन्शियसनेस में ये जाकर के स्टोर हो जाता है, और फिर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो फिर से वो सब कॉन्शियसनेस से ही विचारों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इसको अगर हम देखें तो MIS, माइंड, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियसनेस। We know the MIS of the organization, right? But the MIS of the self, we don't know. If I know how to manage my thoughts, मुझे अगर मेरे विचारों को मैनेज करना आता है on the basis of the information or wisdom that is here in the intellect, then my system will be completely organized. आज हमारी सिस्टम टोटली
डिसऑर्गेनाइज्ड है। और वो डिसऑर्गेनाइज्ड इसीलिए है क्योंकि हम अपनी MIS को जानते ही नहीं है। हम सोचते कुछ और है, डिसाइड कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और है, महसूस कुछ और करते हैं और करते कुछ और है। तो हमारी टोटल सिस्टम देखो कैसी है, डिसऑर्गेनाइज्ड। इसलिए सेटिस्फैक्शन अपने आप से नहीं है हमें, हम अपने आप से ही कंटेंटेड नहीं है। कहेंगे पता नहीं क्या होता है, सोचता बहुत अच्छा हूं लेकिन करने में आता हूं तो क्या से क्या हो जाता है, चाह भी नहीं होता है, इंटेंशन भी नहीं होता है, लेकिन हो जाता है ना। तो मन जो है, ये तो कल आपने देखा, आज हम ये दोनों फास्ट थोड़ा जाएंगे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट तो है। तो माइंड जो है ये है ना एक वकील के जैसा है, इट्स लाइक अ लॉयर। क्यों मैं लॉयर कहती हूं? जैसे वकील के पास हर बात का एक लॉजिक रहता है ना, केस सच्चा हो या झूठा हो, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए उसके पास अच्छे से अच्छा लॉजिक होगा और झूठे केस को भी उस लॉजिक से वो प्रूव कर सकता है। इसी प्रकार हमारा मन है, हर बात के लिए उसके पास एक लॉजिक जरूर होता है ना। कैसा लॉजिक होता है? फॉर एग्जाम्पल, गिव यू एन एग्जाम्पल, कि जब व्यक्ति पहली बार सिगरेट पीता है, यहां कोई है सिगरेट स्मोकिंग करने वाले? ऑनेस्टली कोई नहीं, माना जिसको आदत हो, आदत, यहां नहीं पिया हो, या ये तो ये पहले दिन ही आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई थी इसलिए यहां नहीं पिया हो, लेकिन किसी को आदत है भाई वहां घर में पीते हो या ऑफिस में पीते, ऐसे है? ओनली 1 पर्सन, 1 2, बस 2 ही है। अच्छा नहीं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जब आपको पहली बार सिगरेट पीने का विचार आया तब आपके मन ने आपको क्या लॉजिक दिया, क्या कहा आपको, क्यों आपको हुआ कि मैं सिगरेट पीऊं? कुछ कहा मन ने? अच्छा लगेगा, पी कर देखो अच्छा लगेगा, आपको क्या कहा? एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। और भी कोई है इधर पीने वाले? नहीं, पर्सनैलिटी बनती है। देखो कितना अच्छा लॉजिक देता है मन। अच्छा, उसके बाद ये इंटेलेक्ट ने, कॉन्शियस ने आपको कुछ रोकने की कोशिश की, उसके अगेंस्ट में कुछ कहा? जब आपको विचार आया उस समय कॉन्शियस ने कुछ कहा आपसे? क्या कहा? घर पे पता चल जाएगा तो इसलिए नहीं पीना अच्छा है। तब मन ने फिर क्या आर्ग्यूमेंट दिया आपको? कोई एक्सक्यूज दे देंगे। फिर आपका कॉन्शियस ने क्या कहा? पी लो, कोई बात नहीं। देखो भीतर इतना अच्छा डायलॉग चलता है, डायलॉग चलता है मन और बुद्धि के बीच में। और मन और बुद्धि के बीच में जब डायलॉग चलता है तो मन इतने अच्छे लॉजिक प्रेजेंट करता है और उसके माध्यम से इसको कन्विंस करता है। क्योंकि ये लॉयर है तो ये जज है, ये जज है, तो जज उसको बार बार रोकता है, नहीं ठीक नहीं है, पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो मन ने कहा रे यहां तुझे कोई देखने वाला नहीं, पी ले। तो बुद्धि ने कहा नहीं, फिर भी समाज वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। तो कहा कोई बात नहीं, आजकल सब पीते हैं। फिर मन ने, बुद्धि उसको रोकने की फिर कोशिश करता है। इतना अंदर में एक संघर्ष चलता है। और उसके बाद फिर हम कैसे पीने के मूड में आ जाते हैं, कैसे पी लेते हैं, क्या होता है? इतना पावरफुल विजडम के बाद भी मन ने कैसे इस जज को कन्विंस कर दिया? दुनिया में भी अगर कोर्ट में वकील के प्रभाव में अगर जज आ जाए तो डिसीजन क्या होगा? रॉन्ग, गलत हो जाए।
मन ने जिस घड़ी इसको कन्विंस कर लिया, इसको प्रभावित कर लिया, अपने तरफ कर लिया, उस घड़ी डिसीजन रॉन्ग हो जाता है। और विजडम होते हुए भी, इतनी पावरफुल चीज होते हुए भी हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खूनी भी जब खून करने जाता है तो पहले उसका कॉन्शियस कभी अलाउ नहीं करता है, पसीना पसीना आ जाता है, लेकिन फिर भी खून कर देता है। कब करता है? उसके लिए पहले उसको अपने विवेक का खून करना पड़ता है, इसको मारना पड़ता है, नहीं तो ये बार बार उसको रोकेगा, बार बार उसका कॉन्शियस उसको बाइट करेगा। इसलिए पहले इसका खून करता है, तब जाके किसी व्यक्ति का खून कर सकता है। और जिसने अपने विवेक को ही खत्म कर दिया, उसके बाद उसको कभी जीवन में गाइडेंस नहीं मिलती है। इसलिए कई बार देखते हैं कि कई लोग इतने बुरे काम करते हैं, क्या उनको कभी उनका कॉन्शियस बाइट नहीं करता है? तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसने अपने विवेक को खत्म किया हुआ है, खत्म, उसका विवेक चलता ही नहीं है। और विजडम से ये इंटेलेक्ट इसको रोकता कैसे है? तो उसके पास विल पावर है। तो जिस घड़ी ये थॉट एनर्जी विल पावर को कन्विंस कर लेती है या विजडम को अपने तरफ कर लेती है, उस समय उसका विल पावर कम होने लगता है। और जब विल पावर कम होने लगता है तो कितना भी बाद में छोड़ने का प्रयत्न करता है। कई बार कई लोगों के लिए सुनते हैं कि उसने 10 बार सिगरेट छोड़ा होगा, फिर वापस अपना लेता है। मना छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि विल पावर खत्म हो गया है। हाँ, महसूस होता है ऐसा कि विल पावर खत्म हो चुका है, कि लगता है विल पावर अभी भी हमारा क्या है? हाँ, खत्म हो चुका है। हाँ, बताएंगे ना आपको, वो भी बताएंगे। उसका विल पावर टोटल ही खत्म हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई भी बात में डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए कई लोगों को डिसीजन लेने के लिए हर बार सिगरेट लेनी पड़ती है? ऐसा होता है? हाँ, माना डिसीजन और सिगरेट का पैकेट अगर खाली हो गया तो वो बेचैन हो जाता है। हो जाते हैं क्योंकि वो विल पावर उसका काम ही नहीं करता। और अगर उसको अर्जेंट डिसीजन लेना है और उस समय अगर उसके पास सिगरेट का पैकेट नहीं है तो उसके डिसीजन ऐसे गलत निकलते हैं कि पूरे जीवन उसको सफर करना पड़ता है। कहेंगे क्या करे, उस समय मैंने सोचा ही नहीं, मैं सोच ही नहीं पाया इस विषय को, इसीलिए मैं डिसीजन गलत ले लिया। क्योंकि फिर विल पावर काम नहीं करता है। विल पावर काम नहीं करता है तो डिसीजन नहीं ले सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता है तो पूरी लाइफ अफेक्ट है उसके कारण। इसीलिए तो सिर्फ वो इंजरियस टू हेल्थ नहीं है, लेकिन इंजरियस टू आवर टोटल माइंड एंड इंटेलेक्ट, कि हमारे पूरे विवेक को वो नष्ट कर देती है। तभी तो कई बार कई पेरेंट्स बच्चों को क्या कहते हैं, भाई उसने तुमको कहा लेकिन तेरी बुद्धि कहां गई थी? हाँ, तेरा विवेक कहां गया था? उसने तुमको कह दिया, उसके माध्यम से तुम चल पड़ा, लेकिन तेरी बुद्धि भी थी कि नहीं थी? कहते हैं ऐसा? हाँ, भ्रष्ट हो गई, कहते हैं ना, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई। तो ये जो एडिक्शन है वो वास्तव में हमारे विल पावर को नष्ट कर देती है। और उसके बाद व्यक्ति कितना भी उठना चाहता है, जब तक उसको एक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिलती है तब तक वो विल पावर वापस एनहेंस नहीं हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है। तो विल पावर को एनहेंस करने के लिए स्पिरिचुअल पावर, मेडिटेशन, माना उसको अगर एनहेंस करना है तो वो अपने आप से नहीं होगा, इसने खत्म किया है तो इसी को ही उसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये बढ़ाएगा कैसे? तो जब ये पॉजिटिव थॉट्स बन जाएंगे तब। नेगेटिव थॉट्स ने नष्ट किया, वेस्ट थॉट्स ने नष्ट किया,
तो उसको अगर बढ़ाना है तो उसको पॉजिटिव थॉट एनर्जी चाहिए, और जितनी पॉजिटिव थॉट एनर्जी मिलती है तब विल पावर वापस बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए मेडिटेशन में पॉजिटिव थिंकिंग क्यों कराते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करते जाने से फिर धीरे धीरे विल पावर आपका बढ़ सकता है और व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सकता है। ये नहीं कि अभी तो हम एज हो गए हैं, अभी तो उम्र चली गई, बचपन में होता था तो हम कर लेते थे, नहीं, क्योंकि माइंड के लिए एजिंग प्रोसेस नहीं है। एजिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। मन जो है वो एजिंग नहीं, उसको नहीं पाता है, वो एज नहीं होता है। माइंड इज एवर ग्रीन। सिर्फ वो अपना पाथ से हट करके डेविएट जब हो जाता है तब उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन वो माइंड अपने आप में बहुत सक्षम है और इसलिए वापस उसको राह मिलने से, पॉजिटिव लाइन मिलने से वो वापस आ सकता है। देखो मदर टेरेसा 60 साल के बाद उसने अपने विल पावर को बढ़ाकर मदर टेरेसा बन गई। तब तक 60 साल की उम्र तक कोई उसको पहचानता भी नहीं था। विवेकानंद 9 साल की उम्र में उसने अपने विल पावर को जगा दिया, क्योंकि स्पिरिचुअल फोर्स उसको उस समय मिल गया। तो जब व्यक्ति के अंदर वो स्पिरिचुअल पावर आती है, वो स्पिरिचुअल पावर से वो पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करता है और पॉजिटिव थिंकिंग से विल पावर अपना बढ़ा लेता है। लेकिन कौन सी क्राइटेरिया है बिसाइड्स नेगेटिव थिंकिंग एंड वेस्ट थिंकिंग, कौन सी क्राइटेरिया है हमारे विल पावर को खत्म करने की? उसको अगर हम देखें, इंटेलेक्ट, व्यक्ति का जब जन्म होता है उस समय उसका इंटेलेक्ट एक बैडमिंटन रैकेट की तरह होता है जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं है, ऐसा खाली बैडमिंटन रैकेट होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, एवरी साउंड, कोई भी आवाज उस बच्चे के आगे करो, तुरंत वो अपनी नजर घुमाता है, कहां से ये आवाज आया, किस बात का ये आवाज था। एक खिलौना रख दो, वो तोड़ करके देखना चाहता है ये कौन सी चीज थी जो इसको आवाज कर रही थी। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। सो एज द चाइल्ड ग्रोज अप, इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू इट्स इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट में वो लेना चालू करता है और उसके माध्यम से एक नेटवर्क सिस्टम बनाने लगता है, और ये नेटवर्क सिस्टम कंप्लीट होती है 16 साल में, 16 इयर्स की एज में कंप्लीट हो जाती है। 16 साल तक वो बच्चा सीखता जाता है, लेकिन 16 साल के बाद वो फिर जवाब देने लगता है ना। अगर उसको कुछ कहो, आप कहो कि ऐसा नहीं करो ऐसा करो, वो कहता है अभी हम भी समझते हैं। हाँ, आपको कहेंगे 16 साल के बाद बच्चे क्या कहते हैं? मानते हैं आपकी? नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हम जानते हैं, हमको मालूम है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, 16 साल में अभी ये कम हो गया है। ये पहले हम लोगों का जब समय था तब 16 साल में ये नेटवर्क कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब ये नेटवर्क कंप्लीट होता है 12 साल से 14 साल के बीच के अंदर। 12 से 14 में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसको कितनी बातें जानकारी के रूप में मिलती है। आपको टीवी चलाने 5 साल की एज में नहीं आता था, और 5 साल का बच्चा आपको बताएगा टीवी कैसे चालू करूं मैं। उसको मालूम है सब, कैसे चालू करना, कैसे बंद करना, रिमोट सिस्टम क्या है, कहां से आवाज बड़ा करना, सब, और परफेक्ट करता है ना। तो 12 से 14 साल में ये नेटवर्क कंप्लीट हो जाता है। इसलिए उसके बाद अगर आप उसको कोई भी डायरेक्शन दो, वो क्या कहता है, उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, वो आपको बहुत अच्छे लॉजिक्स भी दे सकते हैं, और कहते हैं हमको मालूम है, हाँ आप नहीं जानते, हमको मालूम है। वो ऐसे कहेंगे आपको, आप नहीं जानते,
हमको आपसे ज्यादा मालूम है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। माना द चाइल्ड वॉन्ट्स टू से कि मेरा नेटवर्क अभी कंप्लीट हो गया है, नाउ लेट मी प्ले द गेम ऑफ लाइफ ऑन माई ओन। अब मैं खेल सकता हूं, अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे बैट कैसे पकड़नी चाहिए, है ना। ये नेटवर्क कंप्लीट हो गया, इसलिए अब मैं अपने जीवन की गेम जो है मैं खुद खेलना चाहता हूं, और वो खेलने भी लगता है। कई बार वो आपको बहुत अच्छे डिसीजन दे देंगे, है ना। आप सोच रहे होंगे, वो कहेंगे आप ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, तो आपको लगेगा अरे जो बात मेरे दिमाग में नहीं आई इसके दिमाग में आ गई, क्योंकि फ्रेश नेटवर्क सिस्टम है। फ्रेश नेटवर्क होता है तो क्या होगा, अच्छा खेलेगा ना, हाँ, बॉल अच्छी तरह से उछाल सकेगा, वो फ्लावर को अच्छी तरह से फेंक सकेगा और टारगेट को हिट कर सकता है, क्योंकि बैट बहुत अच्छी है उसकी। और इसलिए 16 साल के बाद कहा जाता है कि इफ यू वांट टू एडवाइज योर चाइल्ड, यू कैन नॉट बी अ पेरेंट, यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड टू हिम। आपको एक दोस्त बन जाना पड़ता है, मित्र बन जाना पड़ता है, और उसको गाइड करना पड़ता है, उसके सजेशंस को भी लेना पड़ता है। वन साइडेड नहीं चलता है कि आप उसको ऑर्डर करो, डिमांड करो, वो कर ले, नहीं, यू हैव टू लिसन टू हिम ऑल्सो। और ये नेटवर्क सिस्टम जो बन जाती है, तो 16 या 14 से लेकर के 24 साल तक तो बहुत अच्छा खेलता है, 10 साल तक ये बैट से खेल सकता है, लेकिन 10 साल खेलने के बाद ये स्ट्रिंग्स लूज हो जाती है ना। ज्यादा खेल लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग्स लूज हो जाती है, और लूज हो जाती है तो कहीं होल्स गिर जाते हैं, और होल्स के कारण द फ्लावर बॉल पासेस थ्रू। तो डिसीजन ले रहा है लेकिन गलत निकल रहा है। आज दिन तक अच्छा डिसीजन निकलता था, लेकिन 24 साल के बाद वो डिसीजन लेने में गलती करता है, और 2-4 बार गलती होने के बाद उसको लगता है अब ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, अब तक तो मैं अच्छा डिसीजन ले रहा था। माता पिता को भी गर्व होता था, अरे हमारा बच्चा इतना मैच्योर, इतना समझदार हो गया, बहुत अच्छे डिसीजन देता है कभी कभी। लेकिन 24 साल के बाद वो डिसीजन उसके गलत होता है। खींचता है 30 साल तक, लेकिन 30 साल में तो फिर ये बैट कैसी हो जाती है, एकदम लूज हो जाती है, हाँ, नेट एकदम ये हो जाती है, क्योंकि बीच बीच में हमको उसको टाइट करना नहीं आया, है ना। स्ट्रिंग्स को टाइट करना चाहिए, वो टाइट करना नहीं आया तो ये लूज हो गई। अब इसको टाइट कैसे करना है और लूज कैसे होती है, क्योंकि ये हमारे विल पावर को अफेक्ट कर रही है, और विल पावर हमारा कम हो रहा है, डिसीजंस हमारे रॉन्ग जा रहे हैं। डिसीजन रॉन्ग जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है तो टेंशन खड़ा होता है, और टेंशन के कारण हेल्थ पर भी इफेक्ट आती है। वी फील एज इफ वी आर फेलिंग इन लाइफ, है ना। इसलिए 30 साल के बाद तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, और वो गुस्सा कहां ना कहां निकालना शुरू करता है। 24 साल से 30 साल के बीच में वो गुस्सा कहां निकलता है। कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप आपके खत्म हो जाते हैं, हो जाते हैं ऐसा। तो कौन सी क्राइटेरिया है जो हमारे विल पावर को कम करती है और ये स्ट्रिंग्स को लूज करती है, और कैसे उसको टाइट करना चाहिए। तो 4 क्राइटेरियाज है, 4 क्राइटेरियाज है कि जो हमारी स्ट्रिंग्स को लूज कर। उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया जो है उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग। व्हाट डू वी मीन बाय साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग? जब दिमाग पोजीशन हो जाता है अमुक दिशा में, या नेगेटिव या पॉजिटिव में, जैसे आपको वो एग्जाम्पल मालूम है, मालूम ही होगा, हाफ ग्लास वाटर, हाफ फिल्ड एंड हाफ एम्प्टी। जैसे व्यक्ति देखता है, जिस पोजीशनिंग से वो देखता है वैसे उसको नजर आता है। एक बार एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको कि एक व्यक्ति था, कुछ लायंस या रोटरी का प्रेसिडेंट था,
या गवर्नर था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन उसको कार एक्सीडेंट हुआ था और कार एक्सीडेंट में दोनों पैर उसके फ्रैक्चर हो गए थे। फ्रैक्चर हो गए तो ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। तो हम उसको मिलने गए थे हॉस्पिटल में, ऐसे देखने गए कि चलो मिलके आते हैं, क्योंकि आश्रम पर आता था काफी दिनों से, और जब समाचार हमें मिला तो सोचा कि चलो मिलके आते हैं उनको। तो बाबा का प्रसाद लेकर के हम लोग गए थे उनको मिलने के लिए। जब गए तो उसने मेरे को एक बात कही कि बहन जी, आप कहते हैं कि हर बात में कल्याण होता है, हर बात अच्छी है अकॉर्डिंग टू गीता's विजडम। क्या कहेंगे, जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होता है। तो उसने मेरे को एक सवाल पूछा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ और दोनों पैर मेरे फ्रैक्चर हो गए, उसमें क्या अच्छा हुआ? आप मेरे को बताइए। अब उसको क्या बताएंगे? इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उसको आ रहा था, और उस फ्रस्ट्रेशन में आकर के उसने ये प्रश्न पूछा कि दोनों पैर मेरे फ्रैक्चर हो गए, उसमें क्या अच्छा होने वाला होगा? फिर हमने कहा हाँ, जान बच गया। हाँ, अब क्या हुआ था कि हमने उसको कहा कि भाई ये तो हम तो नहीं बता सकते, समय आपको बताएगा। हम कैसे बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है आपके उसमें, लेकिन समय आपको बताएगा कि क्या अच्छा होने वाला था। फिर जब हम बाहर निकले, बोले मैं आप जब निकल रहे थे तो उसने कहा कि हम आपके ज्ञान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये क्या अच्छा हुआ, भगवान हमारे लिए क्या अच्छा किया? यू नो, ही वॉज कर्सिंग गॉड ऑल्सो। इतना उसका दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था अंदर में। बाहर जब निकले तो उसकी वाइफ ने अपोलोजाइज किया कि भाई माफ करना, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, उसकी अभी मानसिक होश अभी है नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? तो कहा बात ये है कि उसको एक हफ्ता 10 दिन के बाद कहीं विदेश में जाना था, जहां उसकी गवर्नर की वो इंटरनेशनल वो सेमिनार होती है, वहां जाना है। और जितने भी गवर्नर्स ने अच्छा काम किया है उनको जो है वो ऑनर करने वाले हैं। अब उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, अब जा नहीं सकते हैं। 10 दिन के बाद जाना है उनको, अभी 10 दिन में तो ठीक होना नहीं है, तो 5-6 मास के बाद ठीक होना है। तो इसलिए अब वो ऑनर उसको दिखाई दे रहा है, और उस कारण से ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है, तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं किसी का छीन तो नहीं रहा था, मैंने अच्छा काम किया अपने टेन्योर में, और ये मौका कोई बार बार तो आना नहीं है, ये मौका चला जाएगा, उसके बाद दोबारा तो आएगा नहीं। तो कहा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, और इसीलिए वो भगवान को भी गाली दे रहा है, सबको गाली दे रहा है। तो फिर जो है हमने कहा भाई वो तो समय बताएगा। 10 दिन के बाद हम फिर से प्रसाद लेकर के आए उनके पास में मिलने के लिए। बड़ा खुश था, कहा बहन जी मैं 100% मानता हूं। भाई क्या बात है, 10 दिन के अंदर क्या हो गया? तो पता चला कि वो जिस फ्लाइट से जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया। तो देखो अब उसको उसका पोजीशनिंग कैसे चेंज होता है। जब उसको पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हो गया, तो वो कहता है अब मैं भगवान में 100% मानता हूं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि कहां अगर मैं जाता था तो मेरी जान चली जाती थी। तो अच्छा हुआ ये एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हुए, तो मैं गया नहीं। क्योंकि एक पैर फ्रैक्चर होता था तभी भी मैं वो घोड़ी लेके जाता था, हाँ, लंगड़ाता जाता था कि ये तो ऑनर है ऐसे करके। तो इसलिए भगवान ने दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिया और यहां लगा दिया मेरे को 6 मास के लिए। अब वो एक्सीडेंट छोटा हो गया। हाँ, देखो पोजीशनिंग चेंज होता है, फ्रस्ट्रेशन दूर होता है कि अब भगवान ने अच्छा किया जो ये छोटा सा एक्सीडेंट करके मेरी जान तो बचा लिया। और जब तक उसको मालूम नहीं था वो 10 दिन इसके कैसे गए होंगे, आप सोच सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि 10 दिन में ही मालूम पड़ा। कई चीज ऐसी होती है 6 मास के बाद हमें मालूम पड़ती है, तब कहते हैं अच्छा हुआ था, तब पोजीशनिंग बदलती है। लेकिन जितनी नेगेटिव पोजीशनिंग होती है
उतनी ये स्ट्रिंग लूज हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं, इसलिए स्ट्रिंग लूज हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल पोजीशन, एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी हमने। वो कहानी पढ़ी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और वो रेवोल्यूशन में एक गेस्टापो था और उसके 5 साथी थे। तो वो पकड़े गए थे और जेल में थे, और जेल से वो कैसे भी छूट गए, मतलब भाग निकले। और भाग निकले तो उन्होंने सोचा बॉर्डर्स के तरफ दौड़ते हैं और दूसरे देश में जाकर रेफ्यूजी बन जाएंगे। तो पांचों मिलकर के इतना दौड़ रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर आके फिर पकड़े गए, फिर जेल में आए। तो वो 4 जो साथी थे वो गेस्टापो को कहते हैं, हमने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया भागने का, लेकिन फिर पकड़े गए। माना जैसे निराश हो रहे थे, उदास हो रहे थे। तो गेस्टापो ने एक बहुत सुंदर लाइन कही, when we escaped, we had the fear of being caught again. Now that we are caught, we have the hope of being free again. ना समझा बात को? कि जब भाग रहे थे तब एक भय था, नेगेटिव पोजीशनिंग थी, लेकिन अब पकड़े गए हैं तो अभी होप है कि दोबारा भाग निकलेंगे हम। हाँ, अब पकड़े गए तो अब भय खत्म हो गया, पोजीशनिंग चेंज हो गई। दिस इज व्हाट हैपेंस इन लाइफ। कभी कभी नेगेटिव पोजीशनिंग, कभी कभी पॉजिटिव पोजीशनिंग, ये चलता रहता है। लेकिन नेगेटिव पोजीशनिंग से ये स्ट्रिंग्स लूज होती है, विल पावर कम होता है। दूसरा क्राइटेरिया है जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल लिमिट्स, कि हम सभी ने अपने आसपास एक बहुत कंफर्ट जोन बना लिया है, और वो कंफर्ट जोन में ही हम रहना पसंद करते हैं, और जितना उस जोन में रहते हैं उतना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो लिमिट्स माना ये कंफर्ट जोन जो हमने क्रिएट किया। आपको शायद वो गेम कराई होंगी, 9 डॉट्स वाली गेम मालूम है सबको? द गेम ऑफ 9 डॉट्स नहीं मालूम? किसी को भी मालूम नहीं? यू नो 1 2 3, ओनली 3 पीपल, 4 पीपल। और किसी को मालूम है गेम ऑफ 9 डॉट्स? यू नो द गेम ऑफ 16 डॉट्स? नो नो नो। अच्छा, ट्राई। 16 डॉट्स है। You have to join the 16 dots in 6 straight lines. 6 straight lines without any curve. कर्व नहीं होना चाहिए। पेन को लिफ्ट नहीं करना चाहिए। Without lifting your pen, without any curves and without rewriting. वापस एक लाइन पर 2 बार नहीं करना है, नहीं तो वो 2 लाइन गिनती हो जाएगी। और 6 लाइन्स में ये सारे 16 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। कर सकते हैं? करिए। हाँ, छोटी सी एक्सरसाइज है। 6 लाइन्स, 6 स्ट्रेट लाइन्स, जॉइन ऑल द 16 डॉट्स। तो क्रॉस तो होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन ही है, कर्व नहीं है। क्रॉस हो सकता है, हाँ, ये आप लोग कर लेते थे। माना ये क्या है कि गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, बियॉन्ड योर लिमिट्स, और कुछ नहीं है। ये चौथा जो पॉइंट था उससे आगे निकल जाओ, फिर और आगे यहां पर ये पॉइंट तक, यहां भी बाहर निकल जाओ और फिर जोड़ सकते हैं आप, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। तो सभी स्ट्रेट लाइन है, भले क्रॉस भले हो, हमने क्रॉस होने के लिए मना नहीं किया। पेन लिफ्ट नहीं करो, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं कहेंगे, लेकिन उसको ज्वाइन करने के लिए यू वेंट आउटसाइड योर लिमिट्स। ये लिमिट जो आपको थी उस लिमिट से आप बाहर गए, एंड दिस इज योर क्रिएटिविटी, दिस इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, एक स्टोरी सुनाती हूं। उसके लिए एक वेट लिफ्टर था, और उस वेट लिफ्टर को ओलंपिक्स में जाना था। ओलंपिक्स में जब जुड़ना था उसको, तो उसके लिए उसको परफॉर्मेंस चाहिए। तो उसने एक कोच के पास गया कि मुझे आप ऐसा योग्य बनाओ कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है। तो वेट लिफ्टर ने कहा, वो कोच जो था उसने कहा, तुम कितना किलो उठा सकता है? कहा मैं 120 किलो उठा सकता। कहा उठाइए। इसका पहला ये किया,
तो 120 किलो उसने उठा लिया, और 120 किलो जब उठाया तो उसकी पूरी वीडियो निकाली गई, और वीडियो निकाल करके वो वीडियो कैसेट उसको दिया कि ये वीडियो कैसेट तुम अच्छी तरह से देखो कि उस समय तुम्हारे पैर कैसे थे, तुम्हारी बॉडी कैसी थी, तुम्हारे हाथ कैसे थे, तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन कैसे था, सब अच्छी तरह से देखना, ताकि दोबारा जब तुम उठाओ तो वो पोजीशनिंग तुम अपनी बना सको, है ना। अब वो वीडियो उसने करीबन 20-25 बार देखी और अच्छी तरह से अपना फुल पोस्चर एक एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर लिया, और करने के बाद जब दूसरी बार वो टेस्ट देने गया तो वेट लिफ्टर ने, वो कोच ने उसको बुलाया, कहा चलो उठाओ 120 किलो दोबारा। अब जब दोबारा उसने उठा लिया, तो उठा लिया, फिर उसने कहा कि तुमने कितना किलो उठाया? बोला 120। बोला नहीं, 120 नहीं था। तो उसने कहा कि व्हाट आर यू टेलिंग मी, मैं 120 किलो उठा लिया? कहा नहीं, 120 किलो नहीं था। तब कहता है तो फिर कितना किलो था? कहा 125। लेकिन उठाने से पहले अगर उसको कहता था 5 किलो एक्स्ट्रा, तो क्या होता था? नहीं उठा सकता था, क्योंकि 25 बार वो वीडियो देखने के बाद उसने लिमिट फिक्स कर दिया अपने दिमाग में 120, और उठाने के लिए भी अपना बॉडी पोजीशन उसने उस तरह से ले आया, वो लिमिट ले आया, और उसके बाद उसने उठाया। जब उसको पता चला मैंने 5 किलो एक्स्ट्रा भी उठा लिया, ही वॉज वेरी हैप्पी। बोला अभी तुम जा सकते हो ओलंपिक्स के लिए। हम क्या कहते, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। कई बार काम करने में क्या होता है, बस इतना मैं कर सकता हूं, इससे बाद आगे मेरी लिमिट नहीं है। ऐसे करके हम काम छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी लिमिट होती है। लेकिन मेंटली हमने वो कंफर्ट जोन जो बना लिया है उसको तोड़ने की बात होती है, और उसको तोड़ करके एक पॉइंट दूसरा भले बना दो आप, 120 के बदले 125। यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज? देन यू कैन गेट द आंसर। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, यू कैन नेवर डू एंड यू कैन नेवर प्रोग्रेस। आप वहां के वहां ही अटक जाएंगे, आपका प्रोग्रेस बंद हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। जो साइकोलॉजिकली बने हुए हैं लिमिट्स, ये साइकोलॉजी लिमिट्स को तोड़ना है। अंडरस्टैंड? द थर्ड क्राइटेरिया इज assumptions। पहले से ही हम कुछ अनुमान करने लग जाते हैं, assume करने लग जाते हैं। एक कहानी सुनाती हूं, बहुत ध्यान से सुनना। दो व्यक्ति ट्रेन में जैसे सफर करते हैं, ऐसे ट्रेन के एक डिब्बे में कई लोग बैठे थे, लेकिन खिड़की के पास आमने सामने में एक भाई बैठा था, और यहां पर एक बहन बैठी थी, और उस बहन के गोद में एक कुत्ता था छोटा। अब क्या हुआ कि वो भाई ने सिगार निकाली और सिगार वो स्मोक करने लगा। वो बहन ने कहा हमको सफोकेशन होता है, बाहर जाके पी के आइए। वो माने ही नहीं, वो बैठा बैठा वही पी रहा है। तो ये बहन को गुस्सा आया, तो उसने क्या किया कि वो सिगार छीन करके बाहर फेंक दिया, खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो ये भाई को गुस्सा आया, उसने कुत्ते को उठा के फेंक दिया। अब नजदीक में स्टेशन था, ट्रेन इतनी फास्ट नहीं थी। अब वो जैसे ट्रेन स्लो हो रही थी, तो वो फटाफट नीचे उतरी, उसका स्टेशन तो था ही, वो मैडम नीचे उतरी, और दूर से उसने देखा उसका कुत्ता दौड़ के आ रहा है, लेकिन उसके मुंह में कुछ है। क्या है उसके मुंह में? नहीं है। क्या है उसके मुंह में? हाँ, टिकट। हाँ? और क्या है उस कुत्ते के मुंह में? पत्थर। और भी कुछ? हाँ, क्या है? बोन है।
बोन कहाँ मिल गया उसको? हाँ, सिगार नहीं है। हाँ, समथिंग ईटेबल। और भी कुछ? एनी मोर assumptions? हाँ, हैंकी। अच्छा, कुत्ता जब दौड़ के आ रहा था तो उसकी जीभ ही लटक रही थी, लेकिन दूर से उसको लगा कुछ उसके मुंह में है। वो कुत्ते की जीभ थी, हाँ, जो लटक रही थी। दूर से उसने क्लियर ऑब्जर्वेशन नहीं था, उसको लगा उसके मुंह में कुछ है, कुछ लाल लाल सा लटक रहा था। सी assumptions कि तुरंत हमारे दिमाग में क्या आया? सिगार। हर एक के दिमाग में एक ही चीज आई, है ना? इसी प्रकार कोई भी घटना होती है, हम तुरंत एज्यूम कर यही व्यक्ति होगा और कोई नहीं होगा। वर्क प्लेस पर क्या होता है? इसके सिवाय कोई नहीं। अरे उसने किया भी नहीं है, वो है भी नहीं, लेकिन तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है? यही होगा। हम जानते हैं ना इसको अच्छी तरह से, और सारी ऑफिस का वही assumption होगा कि यही होगा, और वो बेचारा है भी नहीं। दिस इज assumptions। दूसरी स्टोरी भी सुनना है? फिर टाइम, शाम को सेशन सबकॉन्शियस पूरा बाकी है। शाम को हो जाए 6:30 के बाद, 6:30 से, क्योंकि 5 से 6:30 कल वाला टॉपिक है, और आज फिर 6:30 से 7:30 सबकॉन्शियस ले लेंगे, ठीक है? क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया इज एसोसिएटेड मेमोरीज। Associated memories means कि प्रीकंसीव नोशंस, पहले के कुछ नोशंस हमारे दिमाग में है जिसको लेकर के हम चलते हैं। Anyone would like to play a game? कोई भी एक व्यक्ति सामने आ जाए। हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। One thing, nobody should help from the bottom. आपको देखना है क्या जवाब दे रहे हैं, आपको देखना है, ऑब्जर्व, क्योंकि उसके बाद हम आपको पूछेंगे। सो आई वॉन्ट योर ऑब्जर्वेशन। ही विल जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके बाद जवाब आपको देना है। लेकिन अगर आपको आंसर मालूम है तभी भी नीचे से बोलना नहीं, ठीक? हम आपको जो क्वेश्चंस पूछे, बी स्पॉन्टेनियस इन आंसरिंग, बिना सोचे आप जवाब देते जाए जो मन में आए, ओके? क्योंकि आपको तो कुछ करना नहीं है। जो हम पूछेंगे, बी फास्ट, जितना फास्ट हो सके आप, इतना फास्ट आपको जवाब देना। कोई बात नहीं, गलत होगा तभी भी कोई बात नहीं, समझा? ओके माइक, उनको तो बोलना ही है, बाकी तो आपको जवाब देना है बाद में। उनको कुछ नहीं करना है। अच्छा, सिंपल क्वेश्चंस है। व्हाट इज द कलर ऑफ द साड़ी? White. व्हाट इज द कलर ऑफ द टेबल? White. व्हाट इज द कलर ऑफ द वॉल? Brown. वॉल 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 का, दीवार का कवर? White. व्हाट इज द कलर ऑफ द फैन? White. व्हाट इज द कलर ऑफ द स्पॉटलाइट? White. व्हाट इज द कलर ऑफ द मून? White. व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टार्स? White. व्हाट डज द काउ ड्रिंक? White. मिल्क। व्हाट डज द काउ ड्रिंक? लेकिन क्या किया हमने? बस कंडीशन कर दिया, है ना? कंडीशन कर दिया उसके माइंड को, व्हाइट 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 व्हाइट, और इसलिए व्हाट डज द काउ ड्रिंक, तभी भी व्हाइट आएगा दिमाग में। व्हाइट आएगा मीन्स मिल्क। एसोसिएशन ऑफ मेमोरीज। तो इसलिए व्हाइट व्हाइट व्हाइट, माना इसी प्रकार कई बार हम डिसीजन लेने में भी बार बार कोई हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है, तो हमारा डिसीजन भी क्या हो जाएगा? वही रॉन्ग हो जाएगा। कि उसने कहा है, 4 बार कहा है, 4 बार मेरे दिमाग में गया है, वो मेमोरीज एसोसिएटेड हो जाती है, और फिर हम, तो ये 4 क्राइटेरिया जो हमारे विल पावर को अफेक्ट करती है। और उसके बाद जब सब कॉन्शियसनेस में जाती है बातें, कॉन्शियसनेस में वो इंप्रेशन ले करती है, जिस इंप्रेशन के माध्यम से
हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो ह्यूमन पर्सनालिटी इज लाइक एन आइसबर्ग। बर्फ की शिला है समुद्र के अंदर, उस बर्फ की शिला की तरह होती है मनुष्य की पर्सनालिटी। वेयर द इनेट यहां एकदम सेंटर में है, लेकिन जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके आसपास कुछ लेयर्स बनने लगते हैं, जिस लेयर्स को कहते हैं एक्वायर्ड लेयर्स। मेडिकल साइंसेस के हिसाब से हर 7 साल में एक लेयर बनता है और चेंज आता है अपने अंदर। हॉर्मोन्स चेंज, बॉडी बिल्टअप चेंजेस, अंडरस्टैंडिंग चेंजेस। तो हर 7 साल में हर व्यक्ति के अंदर फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली चेंज आता है। तो 7, 14, 21, 28, 35। 35 के बाद बहुत कम चेंजेस आते हैं। 35 के बाद वही रीइंफोर्स होता रहता है जो हार्ड हो जाता है। लेकिन आजकल ये चेंजेस और कम हो गए, हर 5 साल में एक चेंज आता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, तो 2 लेयर बढ़ गए हमारे। और इसलिए व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी काफी उलझी हुई होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ पर्सन इन टुडेज एज। और जो हम उस व्यक्ति के विषय में जानते हैं वो भी ये 10% जो दिखाई दे रहा है, ये 90% तो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो तो बीनीथ द वाटर अंदर है, वो अंदर का हम जानते ही नहीं है। जो 10% दिखाई दे रहा है उसमें भी जहां वो काम करता है वहां व्यक्ति का ये साइड लोग जानते हैं, हाउ टफ ही इज, हाउ स्ट्रिक्ट ही इज, हाउ करेजियस ही इज, हाउ स्ट्रांग ही इज, एक्सेट्रा। उसके घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स ये साइड जानते होंगे कि हाउ लविंग ही इज, हाउ केयरिंग ही इज, हाउ कंसर्न्ड ही इज, हाउ अफेक्शनेट ही इज, ये जानते हैं। तो आउट ऑफ द 10% विजिबल, व्हाट आई नो ऑफ अ पर्सन इज हाउ मच? कितना जानते हैं? 1%, 2%, and I want to manage him by knowing him 1%, 2%, and can I do that? एक पावरफुल साइक्लोन आता है from the north going to the south at the speed of, ये टाइफून की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर चलता है। पानी के भीतर जो चीज है वो लाइट इन वेट है। कुएं से पानी अगर निकालते हैं तो जब वो बाल्टी पानी की नीचे चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, उसका वजन नहीं होता है। बाहर निकालो, खींचो, तब उसका वजन लगता है। तो पानी के नीचे की जो चीज है उसका वजन है नहीं। और ये टाइफून जो है 180 किलोमीटर से चल रहा है फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ। लहरें जो है वो भी वही डायरेक्शन में बड़ी बड़ी चल रही है। तो ये आइसबर्ग कौन सी दिशा में जाना चाहिए? साउथ। But the iceberg is moving towards the north. Why? Why does it move towards the north? Only the upper part is so. तो क्या हुआ? रेजिस्ट कर रहा है, 90% रेजिस्ट कर रहा है। क्यों रेजिस्ट करता है? तो वहां का वहां खड़ा रहना चाहिए। ये डायरेक्शन में कैसे आता है? प्रेशर ड्रॉप होता है तो एनी अदर थॉट्स? मूवमेंट पानी का है तो वो तो वही दिशा में जा रही है ना। टेसन को याद करो, बचपन में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। वाटर करंट्स, देयर आर सम वाटर करंट्स, ओशन करंट्स, अंडर करंट्स, अंडर स्ट्रीम्स which are very powerful moving, very silently moving in the opposite direction, and that is controlling the 90% of the iceberg. That's why this pressure applied here is not affecting it, क्योंकि ये अंडर करंट्स बहुत पावरफुल है जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। ज्यादा एरिया पर भी लगता है। द सेम थिंग, कई बार आप कई लोगों को 10 बार सिखाओ कि ऐसा नहीं, ये काम ऐसा करना है। 10 बार सिखाने के बाद भी 11वीं बार वही गलती करता है, तो क्या करते हैं आप? उसको बुलाते हैं, बोला इधर आओ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? कहेंगे यस सर आई अंडरस्टैंड।
Why do you do the same mistake again and again? तो क्या कहेंगे? हो जाता है. हाँ? हो कैसे जाता है उसे? When the pressure is applied here, आपने 10 बार 10 times उसको प्रेशर यहां दिया, फिर भी वो ऐसे ही चल रहा है, यही डायरेक्शन में चल रहा है. आपने उसको डायरेक्ट फोर्स दिया, तुमको ये डायरेक्शन में चलना है, लेकिन वो यहां चल रहा है. तब आप कई बार कहते हैं 10 बार समझाने के बाद अगर 11वीं बार वो गलती करे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? हाँ कि नहीं आएगा? 10 बार उसको समझाया और वो भी जैसे ही आपका चेहरा देखेगा ना, उसको याद आएगा आज फिर वही गलती हो गई है. फिर वो कहता है हो जाता है मेरे से, क्या करूं मैं? आप कहेंगे नहीं तुम जानबूझ के कर रहे हो, मुझे इरिटेट करने के लिए कर रहे हो, हाँ? तुमको चेंज कर देंगे, ये कर देंगे. लेकिन वो कहता है कि नहीं सर मेरे से हो जाता है, बाद में मैं रियलाइज भी करता हूं लेकिन फिर भी हो जाता है. Why? Because there are some very powerful undercurrents that are controlling his personality also, and which are moving in the opposite direction. That is why you cannot change him. इतना प्रेशर जो आप यहां दे रहे हैं, 1% को दे रहे हैं, 1% को प्रेशर दे रहे हैं और 90% is controlled by the undercurrents, and so he is moving in the opposite. उसको भी रियलाइज होता है लेकिन वो नहीं बदल सकता है. तो उसकी पर्सनालिटी को कौन से अंडरकरंट्स कंट्रोल कर रहे हैं? देयर आर 5 अंडरकरंट्स दैट कंट्रोल हिज पर्सनालिटी आल्सो. 5 अंडरकरंट्स है जो उसकी इनेट को और टोटल पर्सनालिटी को कंट्रोल करते हैं. द फर्स्ट अंडरकरंट इज द एक्वायर्ड लेयर्स. ये जो एक्वायर किया है हमने, वो acquired layers are controlling the innate. Innate is very powerful. और इसलिए ये जो 35 के बाद जो ये हार्ड शेल बन जाता है, ये हार्ड शेल को हम कहते हैं कोकोनट पर्सनालिटी. कोकोनट कैसा होता है? अंदर सॉफ्ट, ज्यूसी और बाहर हार्ड, है ना? इतना पावरफुल चीज है यहाँ. कोकोनट वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर ऑन अर्थ. कोकोनट वाटर इज द मोस्ट पावरफुल वाटर. शक्तिशाली पानी है. डॉक्टर्स भी क्या एडवाइस करते हैं? नारियल पानी पिए. हाँ, खाना नहीं खाने देते लेकिन नारियल पानी जरूर पीने के लिए कहते हैं क्योंकि शक्ति है. आजकल शक्ति के इंजेक्शंस भी नारियल पानी से बनते हैं. और तीसरा द मोस्ट कूलेस्ट वाटर, कि वो पीने से व्यक्ति एकदम शीतल हो जाता है, अंदर से ठंडक आ जाती है उसके अंदर. तो मोस्ट प्योरेस्ट वाटर, मोस्ट पावरफुल वाटर, मोस्ट कूलेस्ट वाटर ऑन अर्थ इज कोकोनट वाटर. लेकिन उसको पीना है तो ये कोकोनट को तोड़ना पड़ेगा, और अगर आपके पास तोड़ने का कोई साधन न हो तो क्या होगा? सर फोड़ेंगे. तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति छीलने की कोशिश करे उस नारियल को, कितना टाइम लगेगा उसको, और अंदर में छिलके कितने उलझे हुए होते हैं, है ना? द सेम थिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी इज ऑल्सो लाइक दैट. इतनी उलझी हुई है और भीतर इतना पावरफुल चीज है यहाँ पर. मोस्ट प्योरेस्ट एंटिटी, मोस्ट कूलेस्ट एंटिटी एंड द मोस्ट पावरफुल एंटिटी, मोस्ट पीसफुल एंटिटी. हाँ, व्हाई? बिकॉज ऑफ द एक्वायर्ड लेयर्स. ये एक्वायर्ड लेयर्स जो है, that is controlling or driving the innate. The first undercurrent is the acquired qualities that is driving the innate. First undercurrent. छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं. 2 questions I'll ask you. Write down 3 professional qualities that you need in order to be successful in your professional field. Write down 3 professional qualities. Be brief. कोई लंबे लंबे sentences नहीं. Organizing, planning, जो भी आपको करना पड़ता है. So, which are the 3 professional qualities that you need to have in order to be successful in your professional field? 3 professional qualities that you need to have in order to be successful in your professional field. Write down 3 fundamental core values
you need to have in your family life in order to lead a happy, contented family life. 3 fundamental core values. फैमिली लाइफ में क्या चाहिए? हाँ, अगर परिवार को सुखी शांति वाला बनाना हो, खुश बनाना हो, तो परिवार में क्या चाहिए और प्रोफेशनल फील्ड में क्या चाहिए, दोनों 3 क्वालिटीज लिखो. तो राइट डाउन 3 फंडामेंटल कोर वैल्यूज. फंडामेंटल वैल्यूज in your family life and professional qualities in your workplace. Yes, so can you just speak up professional qualities first? What have you written? Planning, execution, honesty. What else? Knowledge. What else? Go on speaking. Hard work, rational, creative, cooperation, motivation, courage. Anything else? Human relationship, human understanding. Listener, good listener, communication, knowledge. What else? Time efficient. What else? Leadership. Now, fundamental core values in your family life. What do you need in your family life? Understanding, cooperation, trust. What else? What did you say? Caring, love, or caring, responsibility, honesty, broad-mindedness. What else? Patience, surrender. Maybe, yeah. Surrender. What else? Yeah, sacrifice. शांति नहीं चाहिए घर में क्या? हाँ, पीस नहीं चाहिए किसी को. His happiness, will power नहीं चाहिए. This all will bring happiness, peace, confidence, understanding. आ गया. And many others. Now what do you see? What is the observation? ये दोनों लिस्ट को अगर देखेंगे, what can you see the difference? Yes, observations. Huh? Many things are common. What else? One is formal, one is informal. The professional qualities you have to acquire. All this you have to acquire, and this innate. So this is innate and acquired is this. And the acquired is driving the innate first undercurrent. This is driving this also. घर में भी क्या करने जाते हैं आप? प्लानिंग करने जाते हैं. हाँ, ये जो ऑफिस में या जो एक्वायर्ड क्वालिटीज है वही घर में भी अप्लाई करने जाते हैं तो क्या होता है? तो वो अंडरस्टैंडिंग वो रहता ही नहीं है, पेशेंस, वो शांति सुख सब खत्म हो जाता है. सो फॉर एवरी एक्वायर्ड, innate should be the driving force, not the acquired should drive the innate. लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है. और इसलिए देखो, एक बार एक मर्डरर पकड़ा गया, उसको पूछा तुमने मर्डर क्यों किया? तो कहा कि मुझे पैसा चाहिए. कहा तुमको पैसा क्यों चाहिए था? तो कहा मुझे अच्छा कपड़ा पहनना था, अच्छी तरह से रहना था. कहा तुम अच्छी तरह से रहना क्यों चाहता था? ताकि मैं अच्छे लोगों के साथ कंपनी में आ सकूं. तुम अच्छे लोगों के साथ कंपनी में क्यों आना चाहता था? खुशी के लिए, हैप्पीनेस. एंड इन ऑर्डर टू बी हैप्पी यू कमिटेड अ मर्डर. सो इवन इन अ मर्डरर्स माइंड क्या है, डिजायर क्या है? इनेट टू बी हैप्पी. तो हम जो है वो हमको चाहिए. आज जैसे फिजिकली ऑल्सो आई नीड वाटर. व्हाई डू आई नीड वाटर? पानी क्यों चाहिए हम सभी को? पानी से ही क्यों बुझा सकते हैं प्यास को? पानी अगर नहीं है तो डीजल केरोसिन चलेगा, वो भी तो लिक्विड है. बॉडी इज वाटर.
शरीर में 60, 70, 80% ऑफ दिस बॉडी कंटेन्स वाटर, सो आई नीड वाटर। जब वो वाटर लेवल कम हो जाता है, बहुत कोई चल के आता है, पैदल करके आता है, पसीना निकल जाता है, वाटर लेवल कम हो गया तो उसको प्यास लगती है। कोई खाना दे दे तो कहेंगे खाना बाद में, पहले पानी। तो पानी चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है तो दूसरा कोई गैस चलेगा। सो द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस बॉडी is 5 elements. So in order for my survival, I need 5 elements. Similarly, what does the innate need to survive? आज हर इंसान को क्या चाहिए जीने के लिए? शांति। क्यों चाहिए शांति? Because that is what I am. इसको अगर summarize करें सबको, तो there are basically 5 qualities that everyone needs. And which are those 5 qualities that everyone requires to survive? First is authenticity. Authenticity means honesty, trust, purity. ये सब उसमें आता है authenticity. Second is serenity, peace, patience, coolness, calmness, serenity. Third is love, caring, concern, affection. Everyone needs love. छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबको प्यार चाहिए. Knowledge, understanding, maturity. And fifth is power to act, willpower, power to do. और जहां ये पांचों है वहां हैप्पीनेस है, बैलेंस है लाइफ में, इक्विलिब्रियम. और इसीलिए हर इंसान को ये 7 चीज जरूरी है. हर एक को शांति चाहिए, सुख चाहिए. पहले दिन आपको आत्मा का लेसन जो फर्स्ट डिस्कोर्स दिया था हार्मनी हॉल में, उसमें भी ये 7 गुण क्वालिटीज बताई थी. शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति एंड ऑथेंटिसिटी, प्योरिटी. प्योरिटी, कोई अगर मैनिपुलेट करता है तो अच्छा लगेगा. If a person has impure feelings, impure intentions, अच्छा लगेगा. उसके साथ व्यवहार में आना भी अच्छा नहीं लगता है. कहेंगे इसकी फीलिंग्स प्योर नहीं है, इसके इंटेंशंस प्योर नहीं है. Everyone wants pure feelings, pure intentions. क्यों चाहिए? Because that is what I am. And the essence of these 7 qualities is the innate, which is totally empowered by the acquired. First, undercurrent. Second undercurrent that controls the innate is past life संस्कार. पास्ट लाइफ संस्कार किसको कहते हैं? कि कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, एक छोटा 5 साल का बच्चा है, शास्त्र के श्लोक बोलने लगता है, तो क्या कहेंगे? पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हो गया, उसमें उदय हो गया और बाकी में नहीं हुआ. ऐसा नहीं है. बट द इंटेंसिटी डिफर्स. किसी में बहुत फोर्सफुली वो बाहर आते हैं, इसीलिए वो एक्सेप्शनली दिखाई देते हैं, और किसी में फोर्स कम होता है. लेकिन हर एक में होता जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है. किसी में होता है, किसी में नहीं होता, ऐसा नहीं. वो कभी भी ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, कभी भी फोर्सफुली बाहर आ जाता है. जैसे कभी बॉम्बे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बहन थी, वो अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे, अभी केजी में या फर्स्ट में जाता था पढ़ने के लिए, तो उसको स्पेलिंग सिखा रही थी. हाँ, 1 2 3 4, तो 14 की स्पेलिंग उसने उसको 10 बार सिखाई, और 10 बार सिखाकर उसकी एग्जाम थी तो उसको बाजू में बिठाया और फिर उसको बोला तुम लिखो स्पेलिंग सब. अब लिखते लिखते वो बच्चे से फिर गलती हो गई. 14 की स्पेलिंग, 14 ही उसको नहीं आता था, बाकी सब आता था. अब उसने 10 बार उसको सिखाया. अब वो सब्जी काट रही थी तो इतना गुस्सा आया उसको कि उसने वही चाकू उसको मार दिया. फिर उसको हॉस्पिटल, मेरे इंटेंशन नहीं था, मेरा भाव नहीं था, लेकिन क्या हुआ ये? हाउ कैन अ मदर डू दिस एक्ट टू हर ओन चाइल्ड? कैसे किया? कोई पास्ट अकाउंट्स, कि किस प्रकार कार्मिक अकाउंट्स जब है कभी भी सेटल हो सकता है, भले ना वो माँ और बेटा क्यों नहीं है, लेकिन उस समय क्यों हो गया उससे? क्योंकि
दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स, पास्ट बर्थ संस्कार। वो अंडर करंट भी इतना पावरफुल है जो प्रेजेंट एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मार देता है और बाद में उसको होश आता है, जेल में होता है, उसको पूछो तुम इतना समझदार व्यक्ति, तुमने ऐसा कैसा किया, तो क्या कहेगा? पता नहीं उस समय क्या भूत सवार हो गया और हो गया मेरे से। हो जाता है ना। जब कोई पास्ट अकाउंट्स होते हैं, ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जब कोई पास्ट अकाउंट्स होते हैं विच हैज टू सेटल, उसको कोई नहीं रोक सकता है, और जब उसको सेटल होना ही है तो वो हो जाता है उससे, नोबडी कैन स्टॉप। तीसरा अंडर करंट जो है जेनेटिक, हेरिडिटरी, है ना, माता पिता के संस्कार बहुत पावरफुली वो भी चलते हैं हमारी लाइफ में। माता पिता के संस्कार। एक बच्चा था, बहुत झूठ बोलता था, हर बात के लिए झूठ बोलता था। 4-5 बार मैंने उसको पकड़ा। एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, तुम झूठ क्यों बोलता है? तो हंसने लगा। फिर जो है मैंने उसको कहा कि तुमको क्या मिलता है? कहा कुछ नहीं मिलता है। तो फिर तुम झूठ क्यों बोलता है? तो कहा बस ऐसे ही बोल देता हूं। हमने उसको फिर समझाने की कोशिश की कि देखो जिस दिन तुम सच बोलेगा ना, तभी भी कोई तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो फिर उसने रियलाइज किया कि हाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए। माना ऐसे ही 3-4 बातें समझाने के बाद जब रियलाइज किया उसने, तो मैंने कहा अच्छा तुम प्रॉमिस करो आज से तुम झूठ नहीं बोलेगा। कहा अच्छा दीदी मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से झूठ नहीं बोलूंगा। तो एक बुजुर्ग भाई वहां खड़े थे, कहा बहन जी ये जो प्रॉमिस करता है ना ये भी झूठ कर रहा है। हमने कहा ऐसे कैसे ये प्रॉमिस भी झूठ करता है? कहा ये इसका दोष नहीं है, उसका पूरा खानदान ऐसा है। हाँ, उसके बाप दादा को भी देखा है हमने, उसका दादा भी छोटी छोटी बात के बिना मतलब के झूठ बोलते थे, उसका बाप भी ऐसा ही था। इसीलिए ये बच्चे का दोष नहीं है, ये उसको जेनेटिकली मिले हैं, एंड दैट इज द ड्राइविंग फोर्स that is controlling his personality also. Fourth undercurrent, company. A man is known by the company he keeps. You tell me his company and I'll tell you what type of person he is. है ना, कहीं अच्छे घर के बच्चे बुरी कंपनी में फंस जाते हैं तो बुरे रास्ते पर चले जाते हैं। So that is the driving force. That is the undercurrent, very silently moving. और पांचवा undercurrent है will power. कि जब उसका विल पावर जागृत हो जाता है पॉजिटिव थॉट एनर्जी से, उसके बाद दैट बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स। और जब विल पावर जागृत होता है तो ये तीन जो बीच के हैं, फर्स्ट इज द इनेट या एक्वायर्ड, तो ये कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता है। न एक्वायर्ड क्वालिटीज कैन ड्राइव, न पास्ट बर्थ संस्कार कैन ड्राइव, na company sanskars can drive, na hereditary sanskars can drive, but the will power becomes the driving force. और जब विल पावर जागृत हो जाता है तो उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता है, वो इतना हाइट्स को प्राप्त करता है, nothing can stop him, no environment, no company, no family, nobody can stop him. वो महानता के शिखर पर पहुंच जाता है। जितने भी ग्रेट पीपल है उसकी लाइफ में अगर देखे कि व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स, इट इज द विल पावर। इसी प्रकार विल पावर को हम ड्राइविंग फोर्स बनाएं और जो इनेट क्वालिटीज है इसको बाहर निकालें ताकि वो ड्राइविंग फोर्स बन जाए। जो कोकोनट पर्सनालिटी है तो कोकोनट को तोड़ना पड़ेगा। अब ये तोड़ने के लिए 3 टूल्स है, 3 टूल्स टू ब्रेक दिस कोकोनट। हम आज आपको टूल्स भी दे देंगे ताकि उसको तोड़ के ही जाना यहां से, हाँ कोकोनट को, हाँ यहां स्वाहा करके जाना। देवताओं को भी इसलिए क्या देते, नारियल चढ़ा देते हैं ना, लेकिन वहां बस वो नारियल चढ़ा दिया, हाँ अपना पर्सनालिटी का नारियल नहीं चढ़ाते। तो ये नारियल को तोड़ने के लिए 3 टूल्स है। फर्स्ट टूल इज व्हाट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म, हाँ पॉइंट। पॉइंट सर्कल बनाने के लिए भी पहले पॉइंट चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर, हाँ
white, which has all the colors, जिसमें सब कलर समाये हैं. And the most beautiful sound, silence is golden. अगर ये नारियल को तोड़ना है, sit in silence for a few moments and concentrate on that energy, the Atma, the innate, for a few minutes also in silence. And you find that जो शांति अंदर है वो बाहर निकलने लगती है, जो खुशी अंदर है वो बाहर निकलने लगती है. हाँ, यहाँ पर इसीलिए आपको सुबह 4 बजे से मेडिटेशन. डिड यू डू द 4 o'clock मेडिटेशन? नहीं किया? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू डिड ऑनेस्टली? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू वेंट फॉर द 4 o'clock मेडिटेशन? वन डे यू वेंट. बाकी सब सोए रहे हैं. हाँ, यू मिस्ड सो मच ऑफ इट. क्यों कहते हैं? कहा था हमने पहले भी आपको कि सुबह को जिसने उठा उसने सब कुछ पाया, क्योंकि भगवान भाग्य जो बांटता है ना, सुबह सुबह ही बांटता है. सारे दिन में वो भी बहुत बिजी हो जाता है. इसीलिए तो कई बार जब भाग्य की बात करते हैं ना तो क्या कहते हैं, भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? अब वो सुबह सुबह भाग्य बांट के चले गए, इतना अच्छा मौका मिला और अब सुबह सोया. इसीलिए कहा जाता है जिन सोया तिन खोया. सब कुछ खो देता है वो इंसान. इसलिए जिसने जागा उसने सब कुछ पाया. तो इतना अच्छा मौका था यहाँ तो. वापस घर जाकर कभी नहीं उठ सकेंगे आप. तो यहाँ तो कम से कम आपको उठाने के लिए संगीत था. और भी थे क्या? अरे वो केयरटेकर को कह देते थे जो मकान में थे, भाई या स्पीकर होगा जरूर. ऐसा कैसे होगा कि नहीं होगा? क्या बात कर. हाँ, ये तो स्लीप मैनेजमेंट आपको कराया नहीं. स्लीप मैनेजमेंट कराते थे ना तो आपको मालूम पड़ता था कितना घंटा सोना चाहिए. हाँ, फॉर एनी पर्सन 4 hours स्लीप इज इनफ. एनी इंटेलेक्चुअल 4 hours इनफ है. उससे ज्यादा चाहिए नहीं उसको स्लीप. हाँ, तो इसीलिए कहा कि ये 3 चीज है जिससे हम कोकोनट को ब्रेक कर सकते हैं. और जब कोकोनट ब्रेक होता है तब ये इंटरनल लावा बाहर निकलता है. और जब ये बाहर निकलता है, जैसे वोल्केनो इरप्शन होता है तो अंदर का लावा बाहर निकलता है. और उसके बाद जब वो लावा ठंडा हो जाता है, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड. तो इसी प्रकार ये अंदर का लावा जो है ये सब बाहर निकलता है, हमारी टोटल पर्सनालिटी को एम्पावर करता है, सेल्फ एम्पावरमेंट. और उसके बाद द पर्सनालिटी स्टार्ट्स चेंजिंग एंड फ्रॉम अ कोकोनट वी बिकम अ मैंगो पर्सनालिटी. स्वीट. इतना स्वीट है. हार्ड इज इनसाइड एंड सॉफ्ट एंड ज्यूसी इज आउटसाइड, है ना. एंड दिस इज नो लॉन्गर ईगो. ये तो ईगो था जो टकराता था सबके साथ. लेकिन दिस इज नो लॉन्गर ईगो. दिस इज द विल पावर विच बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स. और पर्सनैलिटी को भी वो कंट्रोल करता है, ड्राइव करता है. सो व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, अ मैंगो और कोकोनट? है क्या बनना चाहते हैं? मैंगो? एवरीबडी? एनीबडी wants to still remain as a coconut? अच्छा, बनाना तो कोई विल पावर नहीं है. देखो मैं क्यों कहती हूँ मैंगो बनने में फायदा है. बनाना बनेंगे ना तो सीधा ही कोई खा जाएंगे आपको. अगर मैंगो को खा भी लिया ना और गुठली फेंक दिया तो उसमें से आम का झाड़ निकलेगा जिसमें से अनेक मैंगोज निकलेंगे. तो उसमें वो भी फायदा है. बनाना खाने के बाद दूसरा बनाना नहीं निकलता है. और ये तो छिलका फेंकने से स्लिप हो जाता है ना. और इसीलिए लोग भगवान के मंदिर में भी कोकोनट तोड़ के चढ़ाते हैं. ऐसे ही नहीं चढ़ाया जाता, तोड़ के चढ़ाना होता है ना. तो यहाँ पर भी आप आए हैं भगवान के घर में,
आज अपना कोकोनट तोड़ के जाना, हाँ, ऐसे नहीं जाना यहां से, ठीक है। सो दिस इज बिहेवियर मैनेजमेंट।